बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 6, और जिसका टाइटल है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हमने आज डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर को शुरू करेंगे और इसमें जो हमारा फर्स्ट नॉलेज है 6.1, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, यानी मटीरियल्स की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। और इसमें जो एसएलओ हमने डिस्कस करना है वो क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रिस्टलाइन, ग्लासी, एमॉर्फस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। तो यहां पे हमने बेसिकली तीन मेजर टाइप्स हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक है एमॉर्फस और एक है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। हमने इनके स्ट्रक्चर के हवाले से इनमें डिफरेंशिएट करना है, इनमें डिफरेंस करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको डियर स्टूडेंट्स पता है कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें एक को आप सॉलिड कहते हो, एक को लिक्विड और एक को गैस का नाम देते हो। और आप ये भी जानते हो कि गैस जो होती है या लिक्विड जो है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। वो अपनी उनकी कोई डेफिनेट पोजीशन नहीं होती, वो अपनी पोजीशन को मुसलसल छोड़ रहे होते हैं। और गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड्स की बात करोगे तो इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। तो शेप के डेफिनेट ना होने की रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेट कर जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अपनी पोजीशन को छोड़ देना। जबकि जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो सॉलिड्स में आप जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, वो अपनी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर में हमें एटम्स की एक अरेंजमेंट नजर आती है। तो इट मीन सॉलिड्स के अंदर हमारे एटम जो है वो प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे, उनमें कुछ ना कुछ ऑर्डर नजर आएगा। जबकि गैसेस और जो लिक्विड्स हैं इनमें हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं मिलता। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो बेसिकली सॉलिड्स के बारे में है। तो अब हम सॉलिड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो बेटा मेन जो सॉलिड है, सॉलिड की अगर क्लासिफिकेशन करें स्ट्रक्चर्स की बेस पे, तो हमारे ये मेन 2 टाइप्स बनती हैं। एक यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और एक हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स है। एक तीसरी टाइप भी है पॉलीमेरिक सॉलिड, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो लाई करता है बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो ये इन बिटवीन बिहेवियर रखता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। खैर हम इन तीनों बातों को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात अगर करूं, क्रिस्टलाइन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक सिंपल क्रिस्टलाइन सॉलिड कह देते हैं या सिंगल क्रिस्टल सिस्टम कह देते हैं, और दूसरा हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म है, और थर्ड वन जो हमारी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। बेटा आप अगर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात करो तो इसमें होता क्या है कि एटम्स एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, उनमें एक पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, तो इस पीरियोडिसिटी की वजह से हम ये कहते हैं कि दे आर क्रिस्टलाइन। अच्छा, अब पीरियोडिसिटी को कैसे देखेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सपोज करें कि हमारे पास 2 डायमेंशन में एटम अरेंज है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, और इनमें हमें एक रेगुलर पैटर्न नजर आ रहा है, एटम्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट नजर आ रही है। अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट, ये जो ऑर्डर है, ये दोनों डायमेंशन में इंफिनिट लेंथ तक हो, कहां तक हो, लेंथ वाइज भी इंफिनिट लेंथ तक ये ऑर्डर रहे और विड्थ वाइज भी इंफिनिट लेंथ तक अगर ये ऑर्डर मेंटेन करता है, तो फिर इसको आप कहोगे सिंगल क्रिस्टल या सिंपली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम भी दे देते हैं। तो ये आपने सिंगल क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर दी, जिनमें पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरे मटेरियल के अंदर एक हाई ऑर्डर मेंटेन रहता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। इसमें भी एटम्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है, लेकिन ये ऑर्डर पूरी लेंथ वाइज इंफिनिट लेंथ तक मेंटेन नहीं रहता, बल्कि ये लोकली यहां पे पाया जाता है कि कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स में एक जगह पे हमें ऑर्डर मिल गया एटम्स का,
फिर उसके बाद कहीं और भी ऑर्डर मिला, तो यहां पे लोकल ऑर्डर मिल रहा है, यानी पीरियोडिसिटी पूरे पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर नहीं है। अच्छा, ये जो टुकड़ों में ऑर्डर मिल रहा है, इन टुकड़ों को हम कहते हैं यहां पे ग्रेन्स, दीज आर कॉल्ड ग्रेन्स। इसका मतलब यहां पे अगर मैंने सर्कल लगाए तो ये 3 ग्रेन्स शो किए हैं यहां पे। अब इन ग्रेन्स का आपस में कोई पीरियोडिक बिहेवियर रिलेशनशिप नहीं होता। पीरियोडिसिटी वाइज अगर इनके रिलेशन की बात करें तो दे हैव नो रिलेशनशिप विद ईच अदर। एक ग्रेन का दूसरे ग्रेन के साथ पीरियोडिक रिलेशन नहीं है। अच्छा, इन ग्रेन्स के बिटवीन जो बाउंड्री है, ये जंक्शन है, उसे आप ग्रेन बाउंड्री का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? ग्रेन बाउंड्री कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें ईच जो टुकड़ा है, ईच जो ग्रेन है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल क्रिस्टल। उसका बिहेवियर सिंगल क्रिस्टल की तरह का है। तो अगर हम हर ग्रेन को एक सिंगल क्रिस्टल की तरह लेते हैं तो हमारे पास तो यहां पे बहुत सारे सिंगल क्रिस्टल बने हुए, हर सिंगल क्रिस्टल का अपना अपना ऑर्डर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मटेरियल है ये मल्टी सिंगल क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। और इस तरह के सॉलिड को हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें लोकली पीरियोडिसिटी तो पाई जाती है, ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये पीरियोडिसिटी नहीं है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो टाइप है वो हमारे पास नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है। इसमें अगर आप एटम्स को देखो, ये रेड कलर के जो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं ये एटम्स हैं, और इन एटम में रैंडम रेगुलर अरेंजमेंट कोई नहीं है, रैंडमली डिसऑर्डर फॉर्म में अरेंज है यहां पे, नो पीरियोडिसिटी। इस तरह के मटेरियल जिनमें एटम में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं पाया जाता, कोई पीरियोडिसिटी नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, इन्हें आप एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हो। और इस तरह से हमने ये जो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के हवाले से बात की। अच्छा, ये तीनों जो सॉलिड्स हमने डिस्कस किए, कौन सा सॉलिड कब एग्जिस्ट करेगा ये डिपेंड करता है उसके बनाने के तरीके पे, कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा बेटा, अभी हमने पीछे मैटर की 3 स्टेट्स को पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम ये भी जानते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर इसी बात को मैं यहां पे यूज करते हुए इन बातों को अंडरस्टैंड करवाना चाहूं तो कोई इश्यू नहीं है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास कोई भी एक मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। मैं क्या करता हूं, उसको कूल डाउन करना शुरू कर देता हूं, उसके टेंपरेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं। तो बेटा अब मैं जैसे टेंपरेचर को डिक्रीज करूंगा तो एटम्स वहां पे एक ऑर्डर में आना शुरू हो जाएंगे। एटम किस में आना शुरू हो जाएंगे? एक ऑर्डर में आना शुरू हो जाएंगे। अब उनका ऑर्डर किस तरह का बनेगा ये डिपेंड करता है कि एटम्स को हम कितना टाइम दे रहे हैं कि वो ऑर्डरली अरेंज हो जाएं। तो बेसिकली हम बात करें तो जब आप टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे होते हो तो हम मटेरियल के अंदर मटेरियल से एनर्जी का निकाल रहे होते हैं, और इस तरह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहे होते हैं, इनको लो एनर्जी स्टेट पे लेके आ रहे होते हैं। जैसे ही लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे तो एटम करीब हो जाएंगे और उनके दरमियान बॉन्डिंग होगी और एक ऑर्डर बनेगा। अब ये बात हो रही है कि ऑर्डर किस तरह का बनेगा। अगर तो हम ये जो कूलिंग कर रहे हैं यहां पे बहुत ही स्लो करते हैं, तो स्लो कूलिंग में एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, और इस सफिशिएंट टाइम में बाय नेचर वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को जैसे ही उनकी कम की जा रही होती है तो वो खुद को एक हाई ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और इनफिनिट लेंथ तक वो अपने आप को ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, सिंगल क्रिस्टल फॉर्म बनती है अगर हम कूलिंग रेट को स्लो रखते हैं। क्या करती हैं? कूलिंग रेट को स्लो रखेंगे तो हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म बनेगी। ऐसे ही अगर आप कूलिंग रैपिड करते हो, रैपिड करने पे क्या होगा? रैपिड पे तो डेफिनेटली हमारे जो एटम उनकी एनर्जी तो कम हो जाएगी, लेकिन उनको इतना टाइम ही दिया गया कि वो अपने आप को अरेंज कर सके, जिसकी वजह से वो जहां भी होंगे वहां पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और हम कहते हैं कि ऐसे केस में कोई ऑर्डर, एक अरेंजमेंट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, कोई पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरह के जो मटेरियल बनेंगे उन्हें आप नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का नाम दोगे।
अगर आप कूलिंग कर रहे हो और फास्ट रैपिड कूलिंग करते हो। लेकिन अगर हम ना बहुत फास्ट कूलिंग करें ना बहुत स्लो कूलिंग करें, तो ऐसे केस में क्या होगा, कहीं पे हमें ऑर्डर मिलेगा और कहीं पे, यानी आप ये कह लो कि लोकली तो ऑर्डर एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो मटेरियल बनेंगे दे विल बी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये आपने बेसिकली दो मेजर टाइप पढ़ी, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन की दो टाइप पढ़ी आपने, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सिंगल क्रिस्टल फॉर्म और एक पॉलीक्रिस्टल फॉर्म। नॉर्मली जो हमारे पास, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, और नॉर्मली जो हाँ जी, ये एक बात बतानी है कि नॉर्मली हमारे पास जो मटेरियल्स होते हैं दे कैन मॉडिफाई, ठीक है, आइदर एमोर्फस, इनको एमोर्फस बनाया जा सकता है या क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर किए जा रहे हैं। और मोस्ट कॉमन जो सॉलिड्स होते हैं दे आर पॉलीक्रिस्टलाइन। क्या मतलब है, नॉर्मली जो सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मेड ऑफ मैनी टाइनी क्रिस्टल्स। मैनी टाइनी क्रिस्टल्स पे ये जो है वो ये बेस करते हैं। वाइल अगर लार्ज सिंगल क्रिस्टल्स की बात करें तो ये तो रेयर पाए जाते हैं, इनको ये नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। तो ये बेटा आपने जो है वो एमोर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है उसको भी अंडरस्टैंड किया, बल्कि सिंगल क्रिस्टल और पॉली क्रिस्टलाइन फॉर्म को जो है वो देखा आपने यहां पे। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसकी टाइप्स क्या हैं, जो मेटल्स होती हैं मोस्टली वो क्रिस्टलाइन फॉर्म देती हैं। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और एमोर्फस सॉलिड की अगर बात करें तो वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास जो है जैसे हम कहते हैं कि ग्लास है, ग्लास जो है वो एक एमोर्फस सॉलिड, उसमें आपके पास जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज नहीं होते। एक और बड़ी अहम बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है चूंकि उसमें एक रेगुलर हाई ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होती है, तो उनमें बॉन्डिंग भी एक ही पैटर्न से हुई होती है, तो एक खास टेंपरेचर पे जाके वो मेल्ट हो जाती हैं, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हो यहां पे एमोर्फस सॉलिड्स की, तो उनका कोई डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। वो पहले जो है वो क्या होता है कि उनको जब हीटअप किया जाता है तो पहले वो पेस्ट लाइक शेप में आती हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब वहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि जरा थोड़ा पॉलीमेरिक की भी बात कर लें। पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा, पॉलीमेरिक सॉलिड्स बेसिकली ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट होते हैं, लार्ज चेन मॉलिक्यूल होता है। कौन सा मॉलिक्यूल होता है, जैसे यहां पे शो किया है ये एक लार्ज चेन मॉलिक्यूल है, और नॉर्मली ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इसमें भी एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसकी रेपुटेशन की वजह से, इसमें एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसकी रेपुटेशन से क्या मिलता है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। इस स्मॉल पार्ट को हम मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक हो गया बेटा। और इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी वेट वाइज हल्के होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ वाइज बड़े स्ट्रांग होते हैं ये। अच्छा, अब आती है ये जो क्रिस्टलाइंस के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना था कि क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे बिल्डअप किया जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। बेटा इसमें सबसे पहले तो हम लैटिस बनाते हैं। लैटिस क्या है, लैटिस बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है। जैसे कि यहां पे ये ब्लू कलर के मैंने डॉट शो किए हैं, ये सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, जो एटम की एक रेगुलर अरेंजमेंट को जाहिर कर रहे होते हैं। किसको जाहिर कर रहे होते हैं, एटम की एक रेगुलर अरेंजमेंट को जाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो ईच लैटिस पॉइंट है उसको बेसिकली एटम या ग्रुप ऑफ एटम या आइंस असाइन किए होते हैं। ठीक है, तो इन लैटिस पॉइंट के ऊपर एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं या आइंस होते हैं, और इन लैटिस पॉइंट्स पे जो एटम या आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन्हें हम बेसिस का नाम देते हैं, बेसिस या मोटिव कहा जाता है। अगर मैं इस लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर
बेसिस को एडजस्ट कर दूं, इसको एडजस्ट कर दूं, बेसिस को एडजस्ट कर दूं, तो हमारे पास होल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि यहां पे शो भी किया हुआ है, ये हमारे पास लैटिस हो गई और इसमें ये बेस है, ठीक है ना। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है जो हमने इन लैटिस पॉइंट्स पे एडजस्ट कर दिया। इस तरह से ये पूरे का पूरा हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया। तो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाने का ये तरीका भी आपने सीख लिया। अच्छा, इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसकी रेपिटेशन से पूरे का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है। वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बिल्डअप कर सकता है, डेवलप कर देता है, उसे आप यूनिट सेल का नाम देते हो। क्या कहते हो? यूनिट सेल। जैसे कि यहां पे ये डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स शो किए गए हैं, ए बी सी डी, एक ये यूनिट सेल बनाया गया है, एक हमारे पास ई एफ जी एच हो गया, इसी तरह से एम एन ओ पी हो गया और आई जे के एल। ये डिफरेंट यूनिट सेल हैं। एक ही क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट यूनिट सेल जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और किसी भी एक यूनिट सेल को बार बार रिपीट करते जाओगे तो पूरे का पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो यहां पे बिल्डअप हो जाएगा। अब जो यूनिट सेल सिस्टम होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे। ये यहां पे मैंने इनको यहां पे एक स्लाइड ऐड भी कर दी है। इसमें सबसे जो मोस्ट फेमिलियर है वो सिंपल क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक है, फिर रोम्बोहेड्रल है, फिर मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है और हेक्सागोनल है। अच्छा, इनकी जो शेप है, इनका जो स्ट्रक्चर है, कौन सा किस तरह का होगा, ये 6 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। 3 इसकी साइड्स और 3 इनके एंगल्स। ये डिसाइड करेंगे कि सिंपल क्यूबिक किस तरह का होगा, टेट्रागोनल किस तरह का होगा। ये बातें, इसके बारे में एक जो सिमुलेशन है वो भी यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूंगा, वो आप वहां पे उसको देख के इन चीजों को बना सकते हो कि अगर आप साइडों को चेंज करोगे तो साइडों के अकॉर्डिंगली कैसे ये जो यूनिट सेल सिस्टम है वो चेंज होता है। ये हमारे पास सिंपल क्यूबिक की अगर बात करें, इसमें इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीजें बराबर होती हैं, और इसके अंदर जो तीनों के तीनों एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसी तरह से अगर टेट्रागोनल में देखें, 2 साइड तो बराबर होती हैं, तीसरी साइड इनके बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों एंगल यहां पे 90 डिग्री के होते हैं। ये आप एक दफा जो है वो केमिस्ट्री में डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हो, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मैंने सिंपल क्यूबिक जो सिस्टम है इसमें भी आगे इसकी टाइप्स होती, टोटल तो 7 है ना, आगे ईच सिस्टम जो है उसकी भी आगे जो है वो टाइप्स हैं। जैसे कि सिंपल क्यूबिक की बात करें तो इसकी मेजर 3 टाइप्स बन गई। एक को तो सिंपल क्यूबिक ही कहते हैं, एक को कहते हैं हम यहां पे ये सिंपल क्यूबिक है, और एक में हम कहते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक कैसा होता है कि 8 कॉर्नर्स पे तो 8 पार्टिकल्स हैं, और इस क्यूब की बॉडी के सेंटर पे भी एक पार्टिकल है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर क्यूब कहते हो। और इसमें आ जाओ, इसमें हमारे पास एक फेसिस, सॉरी ये तो फेसिस वाला है, ये हमारे पास बॉडी वाला है, ये बॉडी सेंटर ये वाला है, और ये हमारा फेस सेंटर है। ये कौन सा है? फेस सेंटर है। टोटल कितने फेसिस होते हैं क्यूब के? 6 फेसिस हैं, और हर फेस के ऊपर एक एक एटम जो है वो यहां पे असाइन होता है, और ये बनता है हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। अब बेटा ये हमने जो है वो यूनिट सेल्स के हवाले से भी बातें कर ली, ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को कैसे बिल्डअप करते हैं ये भी आपने देख लिया। असल जो हमारा टॉपिक था वो तो यही था कि आप क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और पॉलीमेरिक जो सॉलिड्स हैं उनको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। क्रिस्टलाइन की डिटेल में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है, उसको आप अंडरस्टैंड करो और हमारी बुक को देखो, उसमें आपको चीजें मिलेंगी। तो इंशाल्लाह जो है वो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी